हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें हमारी साइंस की सीरीज चल रही थी, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं टेस्ट। जो आपका टेस्ट क्लास में हुआ था उसको अपने सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखो, आपको स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन शो हो रहा है। पहला क्वेश्चन आपका कार्य का मात्रक क्या है। इसमें से हमने को बताना है कि कार्य का मात्रक कौन सा है। तो देखो, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। कार्य के साथ साथ ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा, इसका मात्रक भी क्या होता है, इसका मात्रक भी होता है जूल। और जो शक्ति होती है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट, किलोवाट, ये सब किस में आ जाते हैं, आपके शक्ति में। ठीक है, शक्ति के मात्रक में। और जो घरों में अपने विद्युत आती है वो अपने किस में नापते हैं, KWH, किलोवाट में, किलोवाट हॉर्स में। ठीक है, और जो आपका बल्ब है, बल्ब का आविष्कार किसने किया है, बल्ब का आविष्कार किया है थॉमस एडिसन ने। किसने, एडिसन, थॉमस एडिसन ने। और जो बल्बों के अंदर जो गैस भरी जाती है वो कौन सी होती है, नियोन, नियोन या फिर आर्गन। ये कैसी होती है, अक्रिय गैसें। कैसी होती है ये गैसें, अक्रिय गैसें। ठीक है, अब ये पहले क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन था कार्य का मात्रक क्या है, जूल। तो ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, और घरों में जो अपने विद्युत को मापते हैं वो मापते हैं किलोवाट हॉर्स में। और जो बल्ब है, बल्ब का आविष्कार किसने किया, एडिसन ने। और नियोन आर्गन बल्ब में भरी जाती है, और ये कैसी गैस होती है, अक्रिय गैस होती है। अब बल्ब ये क्या करता है, बल्ब क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। किसमें बदलता है, प्रकाश ऊर्जा में। बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, ये सब क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं। उसके बाद देखो, आपका ऑप्शन बी को भी देख लेते हैं। पास्कल क्या होता है, दाब का मात्रक। किसका मात्रक होता है, दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। और वाट मैंने आपको बता दिया है, वाट किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का। और डेसिबल, डेसिबल किसका मात्रक होता है, ध्वनि। ठीक है, ध्वनि का मात्रक क्या होता है, डेसिबल। अब ध्वनि में भी दो होते हैं, एक तो होती है ध्वनि की तीव्रता और एक होता है ध्वनि की आवृत्ति। जो ध्वनि की आवृत्ति है उसका मात्रक क्या होता है, डेसिबल, ध्वनि की आवृत्ति। ठीक है, ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, डेसिबल। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से पारसेक किसका मात्रक है। तो हमें क्या बताना है, पारसेक है जो जिसका मात्रक है वो हमें बताना है। तो पारसेक मात्रक है आपका दूरी का। ठीक है, और पारसेक दूरी का मात्रक है, एक और याद रखना, प्रकाश वर्ष। क्या है, प्रकाश वर्ष। ये भी किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष का मात्रक भी क्या है, प्रकाश वर्ष भी किसका मात्रक है, दूरी का। ठीक है, और समय का जो मात्रक है वो सेकंड हो गया सीजीएस पत्ती में। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हो गया वेबर। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया हर्ट्ज। अब देखो, हर्ट्ज किसका मात्रक है, हर्ट्ज जो मात्रक है वो है तरंगों की आवृत्ति का। किसका मात्रक है, तरंगों की आवृत्ति का। आवृत्ति का मात्रक तो क्या होता है, हर्ट्ज, और तीव्रता का मात्रक क्या होता है, डेसिबल। तो देखो यहाँ पे ये इसको तीव्रता कर लेना। डेसिबल क्या होता है, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक तो क्या होता है, डेसिबल, और तरंगों की जो आवृत्ति है उसका मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। तो ये अपने 3 क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं अपने आगे की ओर। देखो, आगे हम देखते हैं अपना 4th क्वेश्चन। देखो, हमारा 4th क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन एक सदिश राशि नहीं है। क्या पूछा है, सदिश राशि नहीं है, वो मैंने आपको आपसे पूछा है। तो देखो, आपका क्या आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। तो सदिश और अदिश दो राशियां होती हैं, कौन कौन सी, एक तो होती है सदिश, एक होती है आपकी अदिश। सदिश राशियां कौन सी होती हैं, जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण की आवश्यकता होती है। दिशा के साथ साथ किसकी आवश्यकता होती है, परिमाण की, परिमाण। ठीक है, दिशा के साथ साथ परिमाण की आवश्यकता होती है। अदिश राशियों में क्या होता है, ओनली परिमाण। ठीक है, अब अपने को इसमें से क्या बताना था, अपने को बताना था सदिश राशि नहीं है, जो नहीं है वो अपने को बतानी थी। देखो, सदिश राशियां क्या होती है, जिसमें आपको याद करने के लिए मैंने आपको बताया था, जिसमें वह आएगा और यह व्यय आएगा, तो वो आपकी कौन सी राशियां होंगी, सदिश राशियां। और जिसमें इसके अलावा जो भी होगी वो आपकी क्या हो जाएंगी, अदिश राशियां। जैसे ऊर्जा हो गया,
ठीक है। ऊर्जा हो गया, शक्ति हो गया, कार्य हो गया, ये सब आपकी क्या हो जाएंगी, ताप हो गया, दाब हो गया, ये सब क्या हो जाएंगी, अदिश राशियां। ताप हो गया और दाब हो गया, ठीक है, ये आपकी क्या है, अदिश राशियां। इसमें देखो किसी में भी व्यय नहीं आ रहा ना, तो ये कौन सी होगी आपकी अदिश राशियां। जिसमें भी व्यय आएगा या व्यय आएगा वो कौन सी होगी आपकी सदिश राशियां। अब देखो इसमें मैंने आपको दो अपवाद बताए थे, एक तो बताया था विद्युत ऊर्जा, एक तो विद्युत ऊर्जा इसमें व्यय आ रहा है ना, और एक मैंने आपको बताया था द्रव्यमान, द्रव्यमान। अब देखो इसको याद करने के लिए क्या रखना है, द्रव्यमान में व्यय कैसा आता है, आधा आता है, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, अदिश राशि, क्या हो जाएगी आपकी अदिश राशि, ठीक है। उसके बाद संवेग, संवेग किसको बोलते हैं, द्रव्यमान सहित वेग, द्रव्यमान सहित वेग क्या कहलाता है, संवेग, द्रव्यमान इनटू वेग, तो ये आपका क्या होगा, संवेग। वेग और चाल आपकी एक ही बात होती है, वेग और चाल एक ही बात होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय, क्या होता है, दूरी बटे समय। तो समय को अपने किस में लिखते हैं, सेकंड में, और दूरी को किस में लिखते हैं, मीटर में। दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में, और समय को सेकंड में। यदि आपसे इसका वेग का पूछ जाए तो क्या आएगा, मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 5th नंबर क्वेश्चन, चलती हुई बस या ट्रेन में जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री कहाँ झुक जाते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं या गिर जाते हैं, तो ये किस कारण होता है। तो मैंने आपको पढ़ाए थे न्यूटन के नियम, तो न्यूटन का जो पहला नियम है, इसके कारण क्या होता है, जब चलती हुई बस या गाड़ी एकदम से रुकती है तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं या गिर जाते हैं, तो ये आपका हो गया न्यूटन का पहला नियम। इसी को क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम, क्या बोलते हैं, जड़त्व या गैलीलियो, ठीक है। जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी किसी को बोला जाता है, न्यूटन के फर्स्ट नियम को। देखो इसमें क्या था, जैसे मान लो कि ये आपका क्या हो गया, बॉक्स हो गया। न्यूटन के पहले नियम में जैसे मान लो कि ये बॉक्स है, इसको एक व्यक्ति क्या कर रहा है, एक व्यक्ति इसको धक्का लगा रहा है, ठीक है। अब ये बॉक्स तब तक वहीं पड़ा रहेगा जब तक इसमें कोई बाह्य बल नहीं लगाएगा। जैसे मान लो कि इसने व्यक्ति ने धक्का लगाया तो ये बॉक्स आगे सिरक जाएगा, है ना, यहाँ भी पहुंच जाएगा। तो जब ये बॉक्स यहाँ से यहाँ पहुंच गया तो ये न्यूटन का जो पहला नियम था इसमें यही बोला था कि कोई भी वस्तु है वह उसी स्थान पे पड़ी रहती है जब तक उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अब जैसे ये बंदा इस पे धक्का नहीं लगाएगा तो ये वहीं पड़ी रहेगी ना, तो जैसे इसने बाह्य बल लगाया तो बॉक्स आपका यहाँ पहुंच गया। तो न्यूटन का जो पहला नियम था उसको बोलते हैं जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम। यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो वह उसी स्थान पे पड़ी रहेगी। उसके अलावा न्यूटन का जो दूसरा नियम था वो मैंने आपको बताया था, क्या होता है, F बराबर m ए, क्या होता है, F बराबर m ए। जो फोर्स होगा वो द्रव्यमान व त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। और उसके बाद आपका था न्यूटन का तीसरा नियम। तो न्यूटन के टोटल कितने नियम थे, 3 नियम थे। तीसरे नियम को क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम किसको बोलते हैं, न्यूटन के तीसरे नियम को। और जैसे इसके उदाहरण के लिए, जैसे आपने देखा होगा जब बंदूक से गोली निकलती है तो एकदम व्यक्ति को पीछे की ओर झटका लगता है, तो वो किस कारण लगता है, न्यूटन के तीसरे नियम के कारण, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया के कारण। जैसे हम रॉकेट चलाते हैं तो रॉकेट जब ऊपर की ओर जाती है, पीछे की ओर आग निकलती है, तो उसको क्या बोलेंगे, अपने क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन, यदि हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, जी का मान घटता है। जब भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा, जैसे जी ये आपकी पृथ्वी होगी, ये जो विषुवत रेखा जो सेंटर में होती है 0 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तो जब हम क्या करते हैं, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, जी का मान कम होता है। अब देखो पृथ्वी में जैसे मान लो कि ये आपकी क्या होगी, पृथ्वी में यदि अपने ऊपर जाएंगे या फिर नीचे जाएंगे तो जी के मान में क्या होगी, जी के मान में हमेशा कमी होगी। यदि हम ऊपर जाएंगे या फिर नीचे जाएंगे तो जी के मान में कमी होगी। और जी का मान कितना होता है, जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर। तो याद रखना, मीटर पर सेकंड की स्क्वायर, जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर, या फिर अपने बोल देते हैं 10 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर। यहाँ पे सेकंड की क्या है, स्क्वायर है, ये बात याद रखना। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा,
कितने पे होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, जल का घनत्व अधिक होता है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, बर्फ का मतलब कि पानी का जमना, पानी जो जम जाता है वो कितने पे जमता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जैसे जो बर्फ होती है, आपका जो फ्रीजर होता है उसका टेम्परेचर कितना रहता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि पानी जमेगा तो उसका टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, पानी उबलता है, वो कितने टेम्परेचर पे उबलता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी का उबलना, पानी का उबलना। ठीक है, देखो क्या पढ़ा हमने कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, कितने पे होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और 0 डिग्री पे क्या होता है, पानी जम जाता है, यानी कि जो जल है वो जमता है कितने पे, 0 डिग्री पे। और पानी जो उबलता है वो कितने पे उबलता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, और जो अपने तापमान है, तापमान को चेक करते हैं, वो किससे चेक करते हैं, थर्मोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा, थर्मोमीटर के द्वारा। और थर्मोमीटर में क्या भरा होता है, पारा भरा होता है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से किन कारण से बादल वायुमंडल में तैरते हैं। अपने को बताना है कि वो कारण बताओ जिससे क्या है कि जो आपके बादल है वो क्या है, वायुमंडल में तैरते हैं। अब देखो मैंने आपको बताया था, ये क्या है, ये अपनी होगी पृथ्वी। जैसे ही पृथ्वी से हम ऊपर जाएंगे, यानी कि पहाड़ों की ओर जाएंगे या ऊंचाई के स्थान पे जाएंगे, तो क्या होगा, जो वायुमंडलीय दाब है वो क्या होता है, कम होता है। वायुमंडलीय दाब क्या होगा, कम होगा। जैसे ही हम ऊंचाई पे जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है। आपने देखा होगा पहाड़ों पे खाना बनाते हैं तो वो बहुत देर में पकता है, वो किस कारण पकता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम होता है। ठीक है, और देखो जो बादल हैं वो भी कहाँ होते हैं, ऊंचाई में होते हैं, तो वहां पे क्या होगा, निम्न दाब। ठीक है, जहां दाब निम्न होगा तो अब देखो एक बात और पता होना चाहिए आपको, वायुमंडलीय दाब है उसको अपने किससे मापते हैं, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए अपने एक युक्ति का उपयोग करते हैं, तो वो क्या होती है आपकी, वो आपकी होती है बैरोमीटर। क्या होता है, बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। उसके बाद देखो आपका क्या है अगला क्वेश्चन, इनमें से सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है, ये होता है आपका नाभिकीय संलयन के द्वारा। देखो एक तो होता है नाभिकीय संलयन और एक होता है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन और एक होता है आपका नाभिकीय विखंडन। ठीक है, संलयन का मतलब क्या होता है, संलयन का मतलब होता है जुड़ना। संलयन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। अब जो आपका सूर्य है वो किस पे आधारित है, नाभिकीय संलयन पे। और इसके अलावा जो सूर्य के अलावा आपका जो हाइड्रोजन बम है, हाइड्रोजन बम, वो भी किस पे आधारित है, नाभिकीय संलयन पे। और जो नाभिकीय विखंडन है, विखंडन का मतलब क्या होता है, टूटना। जैसे एक परमाणु होगा वो किस में टूट जाएगा, 2 भागों में। अब ये 2 आगे भाग हैं, ये आगे 2 में टूटते रहेंगे। इस प्रकार ये आपकी क्या बन गई, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, यानी कि ये नियंत्रित नहीं होगी, आगे की आगे बढ़ती जाएगी। और जो आपका परमाणु बम होता है वो किस पे डिपेंड होता है, नाभिकीय विखंडन पे। परमाणु बम, ठीक है, कि परमाणु बम है किस सिद्धांत पर आधारित होता है, वो होता है आपका नाभिकीय विखंडन पे। उसके बाद चलते हैं अपने आगे की ओर। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 10th नंबर क्वेश्चन है, इनमें से डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो अपने पता किसको बोलते हैं, डायनेमो बोलते हैं अपने जनित्र को, जनित्र या फिर जनरेटर। ठीक है, डायनेमो बोलते हैं जनित्र को। अब देखो जनित्र क्या होता है, जनित्र होता है उसको अपने घुमाते हैं ना, हाथ से घुमाते हैं, तो वो अपनी कौन सी एनर्जी होती है, वो होती है अपनी मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी, मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि मैकेनिकल को अपने क्या बोलते हैं, यांत्रिक। ठीक है, क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा। अब जैसे ही अपने उसको घुमाते हैं, घुमाने के बाद हमें क्या मिल जाती है, हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है, यानी कि करंट मिलता है। तो वो क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, वो किसमें बदल जाती है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा बदल जाती है आपकी विद्युत ऊर्जा में। किसमें, विद्युत ऊर्जा में। तो डायनेमो क्या करता है, डायनेमो आपका यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। देखो किसमें दे रखा है, किस ऑप्शन में दे रखा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो आपका ए ऑप्शन में दे रखा है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। उसके बाद आपका है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है। तो देखो जो आपके घरों में मोटर लगी होती है, पानी भरने वाली जो मोटर होती है, वो क्या करती है, जैसे
अपने लाइट ऑन करते हैं तो पानी ऊपर टंकी में चढ़ जाता है, तो वो क्या कर रही है, विद्युत ऊर्जा दी और वो हमें पानी टंकी में चढ़ गया तो क्या होगी, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन हो गया। विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन यांत्रिक ऊर्जा में किस में होता है, मोटर में। और हमारे शरीर की मोटर कौन सी है, हार्ट। जो हमारा हार्ट है वो क्या कर रहा है, ब्लड को पंप करता है। क्या करता है, ब्लड को पंप करने का काम कौन करता है, हार्ट। तो हार्ट भी हमारे जो शरीर की एक मोटर है, मोटर की तरह कार्य करती है, ब्लड को पंप करती है। और जो हार्ट बीट होती है वो कितनी होती है, 72 टाइम्स पर मिनट। 72 टाइम्स पर मिनट वयस्क में होती है ये, इसमें वयस्क में होती है 72 टाइम्स, मतलब 72 बार 1 मिनट में। और जो बच्चे होते हैं, बच्चों में कितनी होती है, 150 बार 1 मिनट में। ठीक है। उसके बाद आगे आपका निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में कौन बदलता है, ये आपके जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो क्या करते हैं, निम्न को उच्च में कर देते हैं, उच्च को निम्न में कर देते हैं। ट्रांसफार्मर में भी दो होते हैं, एक तो अपचाई ट्रांसफर, एक होती है ऊंचाई ट्रांसफर। नाम से ही पता लग रहा है, ऊंचाई तो क्या करेंगे, निम्न को किस में बदलेंगे, उच्च में। ऊंचाई ट्रांसफर क्या करते हैं, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में, और अपचाई क्या करते हैं, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में। ठीक है। आपने देखा होगा पहले घरों में वो जो स्टेबलाइजर वगैरह पड़े रहते थे ना, जो लाइट कम आती थी तो उसको इंक्रीज कर देते थे, यदि ज्यादा आती थी तो कम कर देते थे। तो वो भी आपका एक प्रकार से ट्रांसफार्मर का ही काम करते थे। अब उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है। तो आर्किमिडीज का नियम जो संबंधित है ये किससे संबंधित है, प्लवन से। तो देखो आर्किमिडीज ने क्या कहा था, आर्किमिडीज ने कहा था कि जो पानी है, पानी में जहाज तो तैरते हैं, पानी में क्या होते हैं, जहाज तो तैरते हैं, पर क्या है कि छोटी सी सुई पानी के अंदर नहीं तैरती। तो आर्किमिडीज ने कहा था कि वो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जैसे मान लो आपने सुई को पानी के अंदर तैराएंगे तो वो क्या है, उसके अंदर बाह्य बल लग जाता है। अपने इस प्रकार सुई को उसमें रखें कि आपका बाह्य बल ना लगे, तो सुई भी आपकी पानी के अंदर तैर जाएगी। तो देखो जैसे आप पानी के अंदर, जैसे आप नहाते हो, चलते हुए पानी के अंदर नहाते हो, तो पानी क्या करता है, आपको ऊपर की ओर एक बल लगाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल या फिर प्लवन बल। ठीक है। और इसी को किसने दिया था, ये किससे संबंधित है आपका, ये संबंधित आपका आर्किमिडीज के नियम से। देखो पानी के अंदर जहाज तैरते हैं तो पानी के अंदर सुई भी तैरती है। तो सुई कैसे तैरेगी, सुई तैरने के लिए जैसे आप क्या करना, आप एक कागज ले लेना, कागज को उसके पानी के ऊपर रख देना, फिर उसके ऊपर आप सुई रख देना, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये कागज तो नीचे बैठ जाएगा और सुई आपकी पानी के अंदर तैरने लग जाएगी। तो आर्किमिडीज ने यही कहा था कि वस्तु है जो पानी के अंदर तैरती है, पर तब तक नहीं तैरेगी जब उस पर बाह्य बल लग जाएगा। जब बाह्य बल नहीं लगेगा तो वो आपकी वस्तु पानी में तैरेगी। और गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया है, ये दिया है आपका न्यूटन ने। किसने दिया है, न्यूटन ने। और जी का मान कितना होता है, जी का मान होता है 9.8, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसमें आपको यही बात रखनी है कि मीटर पर सेकंड की स्केयर है, मीटर पर सेकंड की स्केयर है। अब उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एसआई पद्धति में तापमान की इकाई क्या है, हमें क्या बताना है, एसआई पद्धति में। अब देखो जैसे देखा जाए तो तापमान की इकाइयां तो सारी है, अब अपने को क्या बतानी है, स्टैंडर्ड बतानी है, जो मतलब एसआई पद्धति में। तो एसआई पद्धति में क्या होती है, केल्विन। उसके बाद देखो डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं, 273 जोड़ देते हैं। तो 273 प्लस 0 तो अपना कितना आ जाएगा, 273 केल्विन। ठीक है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने फारेनहाइट होते हैं, ये होते हैं 32 डिग्री फारेनहाइट। 0 डिग्री सेंटीग्रेड में 32 डिग्री फारेनहाइट होते हैं। ठीक है। तापमान की यदि जो आपसे पूछा जाए कि जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टरों के पास जो थर्मामीटर होता है उसमें रीडिंग किस में होती है, उसमें होती है फारेनहाइट के अंदर। ठीक है। और सेल्सियस जो अपने तापमान वगैरह होता है, जैसे मान लो कि आज का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सेल्सियस में अपने टेम्परेचर को मापते हैं। और जो केल्विन है वो क्या है, छोटी इकाई है। और एसआई पद्धति का जो तापमान की इकाई है वो क्या आपकी, केल्विन। अब देखो आगे आपका क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि ठोसों का सीधा किस में बदल जाना, वाष्प में बदल जाना, क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। और उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया था, क्या क्या बताए थे, कपूर, आयोडीन और नेफ्थलीन। ये सब क्या है, ये सब के सब जब इनको गर्म करते हैं तो कहाँ जाते हैं, ये सीधा के सीधा वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ठोसों का सीधा वाष्प में नहीं, ठोसों का सीधा गैसों में,
ठीक है, गैसों में, ठीक है, परिवर्तन होना। अब देखो वाष्प है, वाष्प बन के उड़ेंगे तो उसको गैस ही होगी, तो इसका क्या हो जाएगा, उद्रोपातन। उद्रोपातन। हिमीकरण किसको बोलते हैं, जैसे बर्फ का जमना, वो आपका क्या कहलाता है, हिमीकरण। वाष्पीकरण किसे कहते हैं, जैसे अपने किसी पानी को जब गर्म करते हैं तो भाप बन के वो ऊपर उठता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। जैसे समुद्र है, समुद्र का पानी है जो, वो क्या है कि जो बादल बनते हैं वो किसके कारण बनते हैं, वाष्पीकरण के कारण ही बनते हैं। जब पानी है समुद्रों का, वो क्या होता है, जब गर्म होता है तो ऊपर की ओर उठता है, और उसको क्या बोलते हैं, अपने वाष्पीकरण। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, पढ़ लो इसको। सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल कितने बराबर होता है। देखो फ़ारेनहाइट होता है 32 डिग्री पे बराबर, ये आपको याद करना पड़ेगा। फ़ारेनहाइट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और वो आपको पता ही है, डिग्री सेंटीग्रेड को यदि अपने को केल्विन में बदलना तो क्या करेंगे, 273 ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, 273 ऐड कर देंगे। अब देखो दो पटरियों के बीच में छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है। आपने देखा होगा जैसे ये पटरियां होती है तो पटरियों के अंदर ऐसे बीच में छोटा छोटा स्थान छोड़ा होता है, तो ये किस कारण छोड़ा होता है। जैसे कोई भी, जैसे लोहा होता है ना, जो लोहा, वो कहता है धूप में क्या होता है, पिघलता है। धूप में क्या होता है, पिघलता, ठीक है। अब जब सर्दी का टाइम आएगा तो ये क्या है, सिकुड़ जाएगा, और जब गर्मी का टाइम आएगा तो फैलेगा तो लोहे की पटरियां गर्म होने पर फैलती है और ठंडी होने पर क्या होती है, सिकुड़ती है। इसी के कारण क्या होता है, इसी के कारण जो रेल की पटरियों के अंदर स्थान छोड़ा जाता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, निम्न में से कौन ऊर्जा का सर्वोत्तम चालक है। देखो ऊर्जा का हमें सर्वोत्तम चालक बताना है कि कौन सा है, तो सर्वोत्तम चालक होता है आपका पारा। और पारा वो किस में लिखते हैं, Hg से लिखते हैं। पारा है जो, ये क्या है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु। पारा क्या आपकी एक धातु है, पारा क्या आपकी धातु, और कमरे के ताप में किसमें पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। और इसको किससे डिनोट करते हैं, Hg से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लकड़ी है, लकड़ी कैसा व्यवहार करती है, अर्धचालक की तरह व्यवहार करती है। कैसे, अर्धचालक की तरह। कैसे, अर्धचालक क्या होते हैं, उसमें हम कुछ ना कुछ अशुद्धि मिला करते उसको चालकता प्रदर्शित करवाते हैं। जैसे लकड़ी है, लकड़ी क्या होती है आपकी, कुचालक होती है, और जैसे ही आपका उसमें लकड़ी में अपने पानी मिक्स कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, चालकता बन जाएगी। मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, अर्धचालक। अर्धचालक के लिए उदाहरण है, एक तो सिलिकॉन, एक होता है जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब उसके बाद आ गया आपका पराश्रव्य तरंगें। वे तरंगें होती हैं जिनकी आवर्ती निम्न में से होती है। तो अपने को क्या बताना है, अपने को बताना है कि पराश्रव्य तरंगें कौन सी होती है। देखो तरंगें कौन कौन सी होती है, एक तो होती है आपकी श्रव्य, ठीक है, एक होती है अश्रव्य, और एक होती है आपकी पराश्रव्य, ठीक है। अब श्रव्य क्या होते हैं, जिसे अपने सुन सकते हैं। श्रव्य कौन सी होती है, जिसे सुन सकते हैं। और अश्रव्य क्या होती है, जिसे सुन नहीं सकते। और पराश्रव्य कौन सी होती है, जिसे मनुष्य तो नहीं सुन सकता, लेकिन कुत्ता बिल्ली है जो वो सुन सकते हैं। कुत्ता बिल्ली जो हैं वो सुन सकते हैं, यानी कि कुछ जानवर होते हैं जो वो पराश्रव्य को सुन सकते हैं, लेकिन मनुष्य नहीं सुन सकता। अब जो श्रव्य तरंगें होती हैं, इनकी आवृत्ति कितनी होती है, श्रव्य की होती है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। 20,000 हर्ट्ज तक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज। देखो आवर्ती, आवर्ती का मात्रक क्या होता है, आवर्ती का मात्रक होता है हर्ट्ज। क्या होता है, हर्ट्ज। ये याद रखना, आवर्ती का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। और तीव्रता का मात्रक क्या होता है, डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक तो होता है डेसिबल, और आवर्ती का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। और अश्रव्य तरंगें कौन सी होती है, अश्रव्य तरंगें वो होती हैं जिनको अपने सुन नहीं सकते। तो कैसी होंगी ये, 20 हर्ट्ज से कम। क्या होंगी ये, 20 हर्ट्ज से कम। अब उसके बाद देखो, उसके बाद आ गया पराश्रव्य तरंगें। पराश्रव्य तरंगें कौन सी होगी, जो 20,000 हर्ट्ज से क्या होंगी, ज्यादा। तो देखो इसमें ये 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज नहीं होगा आपका आंसर।
आपका आंसर होगा 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। किलो का मतलब क्या होता है? किलो का मतलब 1000 ग्राम हो गया ना, 1 किलो में 1000 ग्राम हो गया, तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली जो हो जाएंगी वो किस में आएंगी? आपकी पराश्रव्य में। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो कौन सी होगी? ये तो होगी आपकी श्रव्य, और ये होगी अश्रव्य, और ये कौन सी हो जाएगी? आपकी पराश्रव्य। और हमें कौन सी बतानी थी? पराश्रव्य ही बतानी थी। उसके बाद देखो, निम्न में से किस में ध्वनि की सबसे तेज होती है, गति सबसे तेज होती है? तो ध्वनि की जो गति होती है उसका क्रम क्या रहता है? ठोसों में तो क्या होती है? सर्वाधिक होती है। उसके बाद किस में होगी? द्रवों में। और उसके बाद कैसी होती है? गैसों में। तो देखो अब इसमें देखो, ठोस कौन सा आपका? ठोस आपका है स्टील। तो स्टील में क्या होती है? ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। और निर्वात में क्या होता है? प्रकाश का चाल, प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होती है? सर्वाधिक। कहाँ होती है सर्वाधिक? निर्वात में। सर्वाधिक मतलब क्या होता है? ज्यादा। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? निर्वात के अंदर। ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होती है, और प्रकाश का जो वेग होता है वो कितना होता है? वो होता है 3 × 10⁸। कितना होता है? प्रकाश का वेग कितना होता है? c बराबर 3 × 10⁸। और इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। ठीक है। और धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ठीक है। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। और चालकता का मात्रक क्या होता है? चालकता का मात्रक क्या होता है? महो, या फिर ओम इनवर्स, या फिर ओम इनवर्स। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट आपको मात्रक हैं, ये याद रखने हैं। अब देखो यहाँ अपना क्या क्वेश्चन था? ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण इनमें से किस में पाया जाता है? देखो, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण जो आपका पाया जाता है वो पाया जाता है डेसिबल में। तो जो मैंने आपको बताया था, डेसिबल आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 3-4 बार। उसके बाद बैरोमीटर के बारे में देख लो। बैरोमीटर किस काम आता है? वायुमंडलीय दाब मापने के काम। वायुमंडलीय दाब मापने में। वायुमंडलीय दाब मापने में किसका उपयोग किया जाता है? ध्वनि। वायुमंडलीय दाब का मापने में किसका उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर का। और अल्टीमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? ऊंचाई को मापने के लिए। ऊंचाई को मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20 नंबर। प्रकाश का वेग इनमें से सर्वाधिक किसमें होता है? तो ये मैंने आपको बता दिया है, किसमें होता है? निर्वात में। और जो हीरा है, हीरे कैसी संरचना है? चतुष्फलकीय संरचना। कैसी? चतुष्फलकीय। ठीक है। हीरे की संरचना कैसी है? चतुष्फलकीय है। और हीरा क्या है? सबसे कठोर। क्या है? कठोर। और विद्युत का क्या है? ये कुचालक। विद्युत का क्या है? कुचालक। और हीरे का उपयोग कहाँ किया जाता है? कांच को काटने में। कहाँ किया जाता है? कांच को काटने में। हीरा का उपयोग कांच को काटने में किया जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चंद्रमा से पृथ्वी तक, चंद्रमा से अपने को क्या बताना है? पृथ्वी तक आने वाले प्रकाश को कितना समय लगता है? तो देखो यहाँ पे क्या है? चंद्रमा से पृथ्वी, तो अपने को कहाँ लेके आना है? चंद्रमा से लेके आना है प्रकाश को पृथ्वी के अंदर। तो कितना आता है? 1.25 सेकेंड। ये याद रखना। सूर्य से पृथ्वी पर कितने टाइम में आता है? ये आता है आपका 8 मिनट और 16 सेकेंड। 8 मिनट 16 सेकेंड। ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? सूर्य से जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक आता है, कितने टाइम में आता है? 8 मिनट 16 सेकेंड के अंदर। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मृग मरीचिका बनने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? क्यों कहा जाता है? इसको बोला जाता है आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या बोला जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आपने देखा होगा मृग मरीचिका पता है क्या होता है? जैसे आप गाड़ी में जा रहे हो तो आप देखते हो तो आपको दूर की ओर सड़क है ना, जैसे मान लो कि ये आपकी क्या होगी? सड़क। और आप किस में चल रहे हो? आप चल रहे हो गाड़ी के अंदर। किसमें चल रहे हो आप? गाड़ी के अंदर। ठीक है। तो मेरी ड्राइंग तो ऐसी है, आप समझ लो ये क्या है? गाड़ी है।
आप गाड़ी के अंदर चल रहे हो तो गाड़ी के अंदर शीशे से आप देखोगे, ये आपको बिठा देते हैं, गाड़ी के अंदर आप शीशे से देखोगे तो आपको दूर की ओर क्या होगा, यहाँ पे ऐसे पानी पानी सा दिखेगा, सड़क के ऊपर क्या दिखता है, पानी दिखता है। और जब हम पास आके देखते हैं तो यहाँ पे पानी पुनी कुछ नहीं होता है। तो ये घटना है, ये क्या कहलाती है, आपकी मृग मरीचिका। और ये किसके कारण होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और व्यतिकरण क्या होता है, व्यतिकरण होता है जब दो या दो से अधिक तरंगे, जैसे मान लो कि ये तरंग है एक, ठीक है, अब उसके बाद एक तरंग और आ गई, क्या होगी, एक तरंग और आ गई। अब जब दो या दो से अधिक तरंगें एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, जैसे अध्यारोपित का मतलब क्या, एक के ऊपर एक आनी, तो किन्हीं स्थानों पर उनकी तीव्रता अधिकतम हो जाती है और किन्हीं स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं अपने व्यतिकरण। देखो यहाँ पे तीव्रता क्या है, अधिकतम है ना, इतना ऊंचा, यहाँ पे इतना नीचे चला गया, तो ये की तीव्रता कम होगी, तो इसी को क्या बोलते हैं अपने, इसको बोलते हैं अपने व्यतिकरण। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, तो इसका कारण क्या है। देखो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं, बैरोमीटर से। किससे मापते हैं, बैरोमीटर, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था जैसे जैसे अपने ऊंचाई पे जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, ऊंचाई पे जाने पे वायुमंडलीय दाब क्या होगा, कम होगा, ठीक है, दाब क्या होगा, कम होगा। तो देखो हवाई जहाज में फाउंटेन पेन की स्याही बाहर निकल आती है, तो किसके कारण आती है, वहां पे क्या होती है, वायुमंडलीय दाब है वो कम हो जाता है, ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। और ऊंचाई पे जाकर के आप खाना पकाओगे तो खाना भी आपका क्या होगा, लेट पकेगा, किस लिए, क्योंकि वहां पे वायुमंडलीय दाब कम होता है। और जैसे ऊंचाई पे जाते हैं कई बार क्या होता है, मुंह में से और नाक में से खून आने लगता है, वो भी किस कारण आने लगता है, वो भी वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण आने लगता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया है न्यूटन भाई साहब ने। तो इसका पूरा नाम क्या है न्यूटन का, अजाइक न्यूटन। अजाइक न्यूटन कि क्या किया इन्होंने, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया है। और जी की वैल्यू आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, 9.8 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर, सेकंड की स्क्वायर। उसके बाद चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था, इसने किया था कंप्यूटर का आविष्कार, कंप्यूटर, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, चार्ल्स बेबेज ने, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूरी किसकी इकाई है, तो हमें क्या बताना है, क्यूरी, ठीक है, क्यूरी किसकी इकाई है, रेडियोधर्मिता की। क्यूरी किसकी इकाई है, रेडियोधर्मिता की। और जो हमारा एक और बड़ा था, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की है, हेनरी बैकुरल ने। रेडियो जो एक्टिविता है, रेडियो एक्टिविता, इसकी खोज किसने की है, हेनरी बैकुरल ने। किसने, हेनरी बैकुरल, ठीक है, हेनरी बैकुरल ने रेडियो एक्टिविता की खोज की है। और जो क्यूरी है और कैलोरी अलग अलग बात है। कैलोरी तो हमारी जब हम खाते हैं, खाना खाने से हमें क्या मिलती है, कैलोरी मिलती है। तो ऊर्जा की, जो अपने ऊर्जा लेते हैं यानी कि उसका मात्रा क्या होता है, कैलोरी भी होता है उसका मात्रा, और जूल भी होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादों में पादप कोशिका भित्ति बनी होती है, तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। और शर्करा किसको बोलते हैं अपने, चीनी को। अब अपने को बताना है न्यूट्रॉन के आविष्कारक, न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन है, एन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के आविष्कारक हैं आपके चैडविक। न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन है, चैडविक। और न्यूटन है, जो न्यूटन ने क्या किया था, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया था। और जी की वैल्यू का मान कितना होता है, 9.8, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, न्यूटन ने। और उसके बाद आपका आ गया, देखो एक तो होता है आपका प्रोटॉन, देखो उसके बारे में पढ़ लेते हैं, अपने परमाणु के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो परमाणु क्या होता है, ये तो हो गया आपका परमाणु। अब परमाणु, ये आपका अंदर वाला क्या हो गया, इसको बोलते हैं अपने नाभिक, क्या बोलते हैं, नाभिक, ठीक है। और नाभिक के अंदर क्या होते हैं, नाभिक के अंदर एक तो न्यूट्रॉन होता है और एक होता है प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किसमें पाए जाते हैं, ये आपके पाए जाते हैं नाभिक के अंदर। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किसमें पाए जाते हैं, नाभिक के अंदर। और जो परमाणु के अंदर क्या क्या पाया जाता है, परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, आवारा है, चारों ओर क्या लगाता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। जैसे आप पड़ोसी की गली में चक्कर लगाते हो ना, वैसे ये इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, परमाणु में बाहर की ओर कक्षा के अंदर क्या लगाता रहता है, चक्कर लगाता रहता है।
अब न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे कैसा न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, एन से न्यूट्रल, न्यूट्रल यानी कि कोई भी आवेश नहीं, एन से न्यूट्रल कोई भी आवेश नहीं यानी कि उदासीन होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है, उदासीन। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है ऋणात्मक। देखो ये माइनस लगा हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक आवेश। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, ऋणात्मक। और प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है, प्रोटॉन पे धनात्मक यानी कि पॉजिटिव। तो मैं नाभिक पे पूछूं तो नाभिक पे कैसा होगा, नाभिक पे भी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और यदि मैं परमाणु पे पूछूं तो परमाणु पे क्या हो जाएगा, उदासीन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक, पी से पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, और न्यूट्रॉन पे कोई भी नहीं यानी कि उदासीन, और नाभिक पे भी पॉजिटिव, और परमाणु पे भी उदासीन मतलब कोई भी चार्ज नहीं होता। अब देखो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, इलेक्ट्रॉन की खोज की है जे थॉमसन ने। किसने की है, जे थॉमसन। इन्होंने एक मॉडल दिया, उसी मॉडल को क्या बोलते हैं, पलम पुडिंग मॉडल। पलम पुडिंग मॉडल। अब बताओ प्रोटॉन की खोज किसने की है, प्रोटॉन की खोज की है गोल्डस्टीन ने। किसने, गोल्डस्टीन ने। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ गया आपका न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, चैडविक ने। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या था, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो न्यूट्रॉन की खोज कर दी है चैडविक ने। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 28 नंबर क्वेश्चन देखो, किसकी कमी के कारण थायराइड ग्रंथि में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। तो देखो थायराइड ग्रंथि में जब अत्यधिक वृद्धि हो जाती है इसको अपने क्या बोलते हैं, गलगंड। क्या बोलते हैं, गलगंड या फिर गेंगा रोग। इसमें क्या होता है, जो आपकी थायराइड ग्रंथि होती है वो क्या होती है, मोटी हो जाती है। जो आपकी गले की जो ग्रंथि होती है, जो गले की वो होती है उसको क्या बोलते हैं अपने, थायराइड। ठीक है, थायराइड ग्रंथि किसको बोलते हैं, गले की जो आपकी ग्रंथि होती है उसको बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। और उसके जो यदि आयोडीन की कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग हो जाता है, गलगंड रोग या फिर गेंगा रोग। और कैल्शियम, कैल्शियम किसमें पाया जाता है, हमारा कैल्शियम पाया जाता है हड्डियों में। किसमें पाया जाता है, हड्डियों में। कैल्शियम हमारा किसमें पाया जाता है, हड्डियों में। और हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओस्टियोलॉजी। और हड्डियों में जो प्रोटीन पाया जाता है वो कौन सा होता है, ओसीन प्रोटीन। कौन सा, ओसीन प्रोटीन। विटामिन जो आपका डी है, विटामिन डी से क्या होता है, दांतों और हड्डियों का कमजोर होना। क्या होता है, दांतों और हड्डियों का कमजोर होना। दांतों और हड्डियों का कमजोर होना। और यदि बच्चों में जो रोग होता है उसको क्या बोलते हैं, बच्चों के अंदर जो रोग होता है उसको बोलते हैं रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से बच्चों में जो रोग होता है उसको बोलते हैं रिकेट्स। इसी को अपने सूखा रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूखा रोग। बच्चों में जो रोग होता है उसको बोलते हैं रिकेट्स। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, बच्चों में कौन सा होता है, रिकेट्स। और बड़ों में कौन सा होता है, बड़ों में होता है ओस्टियोमलेशिया। क्या होगा, ओस्टियोमलेशिया। बड़ों में ओस्टियोमलेशिया, जैसे बड़ों में आपने देखा होगा कि हड्डियां वगैरह दर्द होती हैं तो गोडे वगैरह दर्द होते हैं तो वो क्या होता है, रोग को बोलते हैं ओस्टियोमलेशिया। ये कोई मलेशिया की बीमारी नहीं है, ये आपका हड्डियों में होने वाला रोग है। तो हड्डियों में आपका क्या पाया जाता है, हड्डियों में पाया जाता है आपका कैल्शियम। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विकास के सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, डार्विन को। और न्यूटन का तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया इसने। केल्विन तो आपको पता ही है, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलते हैं तो 273 जुड़ जाता है। और थॉमस एडिसन ने क्या किया था, बल्ब का आविष्कार। थॉमस एडिसन लिखो, याद रखो, एडिसन ने क्या किया था, बल्ब का आविष्कार। और जो बल्ब में कौन सी गैस पाई जाती है, अक्रिय गैस या फिर निष्क्रिय गैस। बल्बों में कौन सी गैस पाई जाती है, अक्रिय गैस। और अक्रिय गैस के लिए कौन सा समूह होता है, 18वां समूह। 18वां जो होता है वो उसमें क्या होता है, अक्रिय गैसें होती है। और उसी को अपने शून्य समूह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शून्य समूह। देखो 18वां समूह आपने देखा था ना, 18वां समूह कौन सा होता है, हे नेता और कर्मचारी जीते रहें, नेता और कर्मचारी जीते रहें। तो देखो हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन,
ये सब किसमें पाई जाती हैं? 18वें समूह के अंदर। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं और 18 क्या होते हैं आपके समूह। तो 18वें समूह को शून्य समूह भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शून्य समूह भी बोला जाता है। और इसमें सभी की सभी कैसी पाई जाती हैं? गैसें, अक्रिय गैसें पाई जाती है। और अक्रिय गैसें, उसमें जो बाह्यतम कोश होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाई जाते हैं? 0। ठीक है। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ग्रिगर जॉन मेंडल। मेंडल क्या थे? चर्च में क्या थे? पादरी। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने उद्यान मटर के पौधे पर आविष्कार किया था। और मटर का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है पाइसम स्टाइवम। ठीक है। मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाइसम स्टाइवम। और वाटसन और क्रिक्स ने क्या किया था? इसने क्या किया था? डीएनए की खोज। डीएनए की खोज किसने की? वाटसन और क्रिक ने। ठीक है। और डीएनए की कैसी संरचना होती है? द्विकुंडलित। क्या होती है? द्विकुंडलित संरचना। ठीक है। देखो ऐसा ऐसा होता है आपका डीएनए, एक और एक, ये दो, मतलब द्विकुंडलित संरचना होती है। ठीक है। डीएनए में कैसी संरचना होती है? द्विकुंडलित संरचना। तो डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। उसके बाद देखो यहां पे लिख देता हूं, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये आपका होगा डीएनए का नाम। आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? आरएनए का नाम होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है। उसके बाद देखो विश्व में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? तो वो आ गया आपका शतुरमुर्ग का अंडा। शतुरमुर्ग का अंडा विश्व में सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। देखो कोशिका होती है, कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण कौन सा है? शतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी कोशिका का उदाहरण कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। और मानव शरीर में सबसे छोटी और सबसे बड़ी भी याद रखना क्या होती है? आपकी स्पर्म और ओवम। ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जनसंख्या में पाए जाने वाले एक विकार को क्या बोलते हैं? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बोलती हैं। इसका कारण क्या है? देखो जो आपके किन्नर वगैरह होते हैं ना, उनमें उनको जो रोग पाया जाता है वो कौन सा होता है? उसका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है। उसमें क्या होता है कि औरतों के गुण आ जाते हैं। वैसे मनुष्य होता है, मनुष्य में क्या आ जाते हैं? औरतों के गुण आ जाते हैं। देखो एक तो आपका होता है पुरुष, एक हो गया महिला। ठीक है। दोनों में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? टोटल 46 गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं और 46 ही इसमें पाए जाते हैं। मान लो कि यदि आपको जोड़ी में पूछे तो कितना हो जाएगा? 23 जोड़ी इसमें और 23 जोड़ी ही इसमें। जोड़ी का मतलब क्या होता है? 2। तो 23 जोड़ी यानी कि 46 गुणसूत्र। पुरुषों में हमेशा क्या पाए जाएंगे? पुरुषों में पाए जाएंगे XY गुणसूत्र और महिलाओं में क्या पाए जाएंगे? XX गुणसूत्र। अब देखो इसमें क्या है, महिला के गुण आ जाते हैं, तो महिला के गुण आएंगे तो कौन सा अतिरिक्त आएगा? X अतिरिक्त आएगा ना, क्योंकि X ही पाए जाते हैं महिला के अंदर। और बच्चे का लिंग निर्धारण में भी कौन सहायक होता है? पुरुष। बच्चे के लिंग निर्धारण में कौन सहायक होता है? पुरुष। ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्न में से कौन सी संरचना मानव के पेसमेकर के समान है? अब देखो सबसे पहले आप समझो पेसमेकर क्या होता है। जैसे मान लो कि ये आपका क्या होगा? दिल। तो ये दिल क्या है? किसी के लिए धड़कता है, आपकी गर्लफ्रेंड के लिए धड़कता है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो कि एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे आप गए स्कूल में और आपका दिल तो धड़क रहा था आपकी सहेली को देख करके। जैसे ही आपका स्कूल खत्म हुआ वो अपने रास्ते चली गई और आप अपने रास्ते पे चले गए, तो आपके जो दिल में जो धड़कन है, जो लब डब करता है ना आपका दिल, तो वो क्या हो गया? रुक गया। तो रुक गया, उसको सही करने के लिए क्या यूज किया जाता है? पेसमेकर। क्या लगाया जाता है? पेसमेकर। और पेसमेकर में कौन सा? SA नोड। कौन सा? SA नोड। इसकी फुल फॉर्म होती है साइनो एट्रियल नोड। ठीक है। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? साइनो एट्रियल नोड। और जो आपका हार्ट है उसमें कैसी ध्वनि आती है? लब डब की ध्वनि आती है। और 1 मिनट में कितनी बार? 72 बार वयस्क में और 150 बार बच्चों में। ये बातें याद रखना। और जो हार्ट है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? आपकी हार्ट की स्ट्रक्चर ऐसी नहीं होती है। हार्ट की स्ट्रक्चर ऐसी नहीं होती है। कैसी होती है? बंद मुट्ठी के समान। और कैसा रंग का होता है वो आपका होता है हल्के गुलाबी रंग का।
और हल्के रंग गुलाबी रंग का होता है। हार्ट का काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना। हार्ट कोई प्यार वगैरह वाला काम नहीं करता, ये तो बेचारा क्या कर रहा है? ब्लड को पंप कर रहा है। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव में होने वाली वंशानुगत बीमारी डाउन सिंड्रोम किसके कारण होती है? देखो डाउन को अपने ऐसे लिखते हैं ना, डाउन, तो देखो ये क्या बन गया आपका 2 और 1, तो 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से बनती है आपकी जो बीमारी होती है, वो होती है आपको डाउन्स। और मैंने आपको बताया था पटाऊ, पटाऊ में क्या होता है? 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी, यानी कि 13 को पटाऊं। पटाऊ के लिए क्या देखना? 13 को पटाऊं, तो 13 से क्या होगा? 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी। ठीक है, 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी किसमें होती है? वो होती है आपकी पटाऊ सिंड्रोम में। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट, मानव में जो परनीसियस एनीमिया जो रोग है वो किसके कारण होता है? विटामिन B12 के कारण। एनीमिया में क्या होता है? एनीमिया में क्या होता है? रक्त की कमी हो जाती है, रक्त की कमी। और इसमें क्या दिया जाता है उसको? फोलिक एसिड। क्या दिया जाता है? फोलिक एसिड। विटामिन के बारे में बात आई तो विटामिन के बारे में सारी बातें कर लेते हैं। विटामिन की जो खोज है वो किसने की? विटामिन की खोज की है फंक ने। तो विटामिन को हमने क्या किया? फूंक मार के उड़ा दिया। तो विटामिन की खोज की फंक ने। तो सबसे विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनोल, और किससे संबंधित है? आंखों से। और इसमें रोग क्या होता है? रतौंधी, रतौंधी रोग। रतौंधी रोग में क्या होता है? रात को दिखाई नहीं देता, रात को दिखाई नहीं देता तो क्या होते हैं? इसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी से क्या हो गया? बेरी बेरी। विटामिन बी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। और इसका रासायनिक नाम क्या है? थाइमिन। विटामिन सी का क्या नाम है? एस्कोर्बिकमल। क्या नाम है? एस्कोर्बिकमल। और बीमारी कौन सी होती है? स्कर्वी। इसमें क्या होता है? दांतों और मसूड़ियों से खून आने लगता है। विटामिन डी के बारे में आपको मैंने बता दिया है, दांतों और हड्डियों का, बच्चों में रिकेट्स, बड़ों में ओस्टोमिलेशिया। विटामिन ई क्या होता है? इसका नाम होता है टोकोफेरोल। क्या नाम होता है? टोकोफेरोल। और इससे कौन सा रोग होता है? बांझपन। क्या होता है? बांझपन। और ये किसमें पाया जाता है? अंकुरित चीजों में, अंकुरित दाल, अंकुरित चने, इसमें क्या पाया जाएगा? विटामिन ई। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया? कोशिका का सिद्धांत दिया है स्लाइडन और स्वान ने। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया है? स्लाइडन और स्वान ने। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, CYTOLOGY। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। आपको पता है क्या मछली पालन क्या कहलाता है? मछली पालन, मछली पालन क्या कहलाता है? और उसके बाद रेशम कीट पालन, रेशम कीट का पालन, मछली पालन, और ये दोनों आपको पता होना चाहिए। सेरिकल्चर, पीसीकल्चर, ये दोनों आपको याद रहने चाहिए किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक बोला जाता है अरस्तु को। जीव विज्ञान का जनक किसको बोला जाता है? अरस्तु को। ठीक है, उसके बाद देखो वाटसन और क्रिक ने क्या किया था? वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। वाटसन और क्रिक ने क्या किया था? डीएनए की खोज की थी। उसके बाद देखो मेंडल का नियम। तो मेंडल ने कितने नियम दिए? मेंडल ने दिए टोटल 3 नियम। आनुवंशिकता का नियम किसने दिया है? मेंडल ने। ठीक है, तो ये आपके तीनों के तीनों क्या होंगे? तीनों का तीनों आपके आंसर सही होंगे, तो उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। डीएनए का पूरा नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, क्या होता है? डी से देखो, डी लगा तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और आर लगा हुआ तो राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो जोड़ी में गिनेंगे तो कितने होंगे? 23 हो जाएंगे। आत्मघाती थैली किसको बोला जाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, तारकाई, माइटोकॉन्ड्रिया। तो लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? आत्मघाती थैली। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या बोला जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। और राइबोसोम को क्या बोला जाता है? राइबोसोम को बताओ क्या बोला जाता है? कमेंट करके बताएंगे सारे, राइबोसोम को क्या बोलते हैं। उसके बाद देखो कोशिका का शक्ति केंद्र किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। आपको मैंने अभी बताया आपको। राइबोसोम कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री को। अब देखो रेबीज का टीका या दूध कपाशीकरण की खोज किसने की है? लुई पास्चर ने। और वाटसन ने क्या किया है? डीएनए की खोज। डीएनए की खोज। ल्यून वोक ने क्या किया है?
जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज। कोशिका को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। और जीवित कोशिका की खोज किसने की? ल्यूनहोक ने। और वैसे कोशिका की खोज किसने की है? रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है। उसके बाद देखो, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस में होती है? तो मैंने आपको बताया था विबग्योर। क्या याद रखना है? विबग्योर, VIBGYOR। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होती है आर की। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किसकी होती है? R4 क्या हो गया आपका? रेड। और सबसे कम होती है V की। V फॉर वायलेट। वायलेट का मतलब क्या हो गया? बैंगनी। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। तो क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी। तो WBC का पूरा नाम क्या होता है? WBC का पूरा नाम है व्हाइट ब्लड कार्पल्स, यानी कि श्वेत रक्त कणिका। और रेड ब्लड कार्पल्स किसका नाम होता है? RBC का। RBC का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। और ये बनती कहाँ है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में। और इसका कब्रिस्तान कौन सा होता है? प्लीहा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छोटी आंत की लंबाई कितनी मीटर होती है? इसकी लंबाई होती है आपकी 6 या 7 मीटर। 6-7 मीटर के बीच में होती है। तो इसका आप कंफर्म देख लेना, 6 या 7 मीटर। 6 या 7 मीटर होती है आपकी जो छोटी आंत की लंबाई मीटर के अंदर। उसके बाद देखो सर्वग्रहता। सर्वग्रहता यानी कि सभी रक्त को ग्रहण करने वाला तो कौन सा हो जाएगा आपका? AB। और सर्वग्राही कौन सा? सर्वदाता हो जाएगा O। सर्वदाता कौन सा हो जाएगा? O ब्लड ग्रुप। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? AB। सारे ब्लड को लेने वाला कौन सा हो जाता है? AB। और सर्वदाता कौन सा होता है? O। उसके बाद देखो रक्त समूह की खोज किसने की है? रक्त समूह की खोज किया कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने किया है? कार्ल लैंडस्टीनर ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 2 से 3 दिन और 2 से 4 दिन। और इसका पूरा नाम क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल। क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल। ये किस में काम आती हैं? ये आती हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में। ठीक है। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करवा दिए हैं। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आए हैं। यदि आपको अच्छे से समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे से पहले से जुड़े हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।